जी शाही जी, नीलम विवेक उपाध्याय जी, संजय शुक्ला जी, आप भी हैं, स्वागत है। जी संध्या जी नमस्कार। नमस्कार कृष्णा जी। त्रिपाठी जी कैसे हैं? आपने मिलने का वादा किया था, मिले नहीं आप। लखनऊ में मिलना था आपको। सलभ जी नमस्कार, कैसे हैं? हाँ सुनील जी, पल्लवी कैसे हो आप? जी कपूर साहब नमस्कार। हाँ अंजू, आप कैसे हो? मैं आज यूँ तो तरीका ये है कि इंतज़ार किया जाए, कुछ देर साथियों को जुड़ने दिया जाए और फिर अपनी बात कही जाए। अक्सर मैं लाइव होता हूँ ज़्यादातर सामाजिक मुद्दों पर, छात्रों से जुड़े मुद्दों पर और कभी कभी राजनीतिक मुद्दों पर जब मजबूरी आ जाती है। अभी कल मैं फैजाबाद विश्वविद्यालय जो है, जिसका नाम अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय हो गया है कुछ दिनों से, उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर एक अध्ययन केंद्र की स्थापना हुई है अर्थशास्त्र विभाग में। उन लोगों के निमंत्रण पर इस अवसर पर कल गया था। मैं गया था, डॉक्टर मनोज दीक्षित जी वाइस चांसलर तो थे ही, उन्हीं का निमंत्रण था। डॉक्टर मोदक जो 12 साल तक वाइस एमएलसी भी रहे हैं, तमाम जगह विदेशों में रहे हैं, मुंबई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, वो आए थे मुंबई से। अरविंद मोहन जी जो बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के, वो आए थे। अरुण त्रिपाठी जी आए थे। जयशंकर गुप्ता जी जिन्होंने खुद आपातकाल में 19 महीने जेल काटी है, वो आए थे। और कुर्बान अली देश के जाने माने पत्रकार हैं, वो थे। और लखनऊ से राव साहब जो डायनामाइट कांड में अभियुक्त रह चुके हैं, वो मौजूद थे। और भी कई लोग थे, प्रोफेसर कपूर थे, राजनाथ शर्मा जी थे, ग्वालियर से त्रिपाठी जी आए थे। कुल मिला के कल जो माहौल था उसने मुझे सोचने को मजबूर किया। ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के साथ राजनीति ने और इतिहास ने न्याय नहीं किया है। उसमें कम से कम 2 नाम जो मैं तत्काल ले सकता हूं, वह है लोहिया का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और राजनारायण जी। यूँ तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने अज्ञात, बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजगुरु और इसी तरह न जाने कितने अज्ञात, हजारों लाखों लोग जिनके साथ शायद न्याय नहीं हुआ, उनको हमारे जेहन में स्थान नहीं मिल पाया। तब मेरे दिमाग में कल आया कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं
कि समय समय पर अलग अलग लोगों के बारे में खुद अध्ययन करके, जानकारियां हासिल करके, क्योंकि मैं भी सबके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखता, अध्ययन करके और सबके बारे में कुछ न कुछ लाइव करूं, कम से कम कुछ जानकारियां लोगों तक पहुंचे और लोगों के द्वारा और लोगों तक पहुंचे। आज देर जरूर हो गई है, इसीलिए मैंने कहा चलिए आज शुरुआत करता हूं बातचीत की। आज डॉक्टर लोहिया से ही शुरू करता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फैजाबाद में ही पैदा हुए थे 23 मार्च 1910 को। वहाँ से पढ़ते लिखते कलकत्ता गए, पढ़ाई करके विदेश गए और जर्मनी गए। जर्मनी से उन्होंने पीएचडी किया अर्थशास्त्र में। उनकी पीएचडी का विषय नमक आंदोलन था, गांधी जी का। जब वो जर्मनी गए तो वहाँ के अध्यापक ने, जिनसे उन्होंने कहा कि मैं आपके अंडर में पीएचडी करना चाहता हूँ, उसने कहा कि आपको जर्मन नहीं आती और मुझको हिंदी और अंग्रेजी नहीं आती, आपकी भाषा नहीं आती, तो पीएचडी कैसे होगी। डॉक्टर लोहिया ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे आप 2-3 महीने का समय दे दीजिए। और फिर जब डॉक्टर लोहिया, जो उस वक्त राम मनोहर लोहिया थे, डॉक्टर तो बाद में हुए, वो जब अपने प्रोफेसर से मिले तो जर्मन बोलते हुए मिले और अंत में उनको वहाँ पीएचडी में दाखिला मिल गया। पीएचडी करने के दौरान वहाँ वो सक्रिय थे सामाजिक कार्यक्रमों में, छात्रों के कार्यक्रमों में, वैचारिक कार्यक्रमों में। उस समय वहाँ हिटलर का उभार हो रहा था। हिटलर तेजी के साथ उभर रहा था, नाजी पार्टी उभर रही थी। लोहिया जी ने हिटलर के खिलाफ लाइन लेनी शुरू कर दी उस उम्र में, जब वो छात्र थे, दूसरे देश में थे, अपने देश में भी नहीं थे। उन्होंने हिटलर के खिलाफ बोलना शुरू किया। परिस्थिति ऐसी आई कि उनके जो पीएचडी के गाइड थे, उन्होंने लोहिया जी की पीएचडी 2-3 महीने पहले ही उसका वाइवा करवा दिया, सिर्फ इसलिए कि हिटलर आने वाला ऐसा लग रहा है देश में, और ऐसा ना हो कि लोहिया को कुछ बुरा भुगतना पड़ जाए उनके खिलाफ बोलने के कारण, उनके खिलाफ लाइन लेने के कारण। और लोहिया जी वाइवा दे के वहां से लौट आए, अपनी पीएचडी लेके नहीं आ पाए, लेकिन वाइवा दे के लौट आए, भारत आए। उसके पहले बचपन में वो गांधी जी से मिल चुके थे अपने पिता के साथ। उन्होंने गांधी जी का पैर छुआ था, शायद अपने परिवार के अलावा किसी पहले व्यक्ति का। मालवीय जी के साथ वो गांधी जी से मिले। गांधी जी ने पूछा क्या तुम पहले से मुझे जानते हो, पहले कभी मिले हो। लोहिया जी ने बताया बचपन का किस्सा कि हाँ, मैं अपने पिता के साथ आपसे मिला था और आपका प्रणाम किया था। गांधी जी ने कहा कि मुझको तो याद नहीं, हाँ तुमको याद होगा, कैसे परिवार से हो। पता लगा परिवार ठीक है, अपना खाना खुद खाता है, ऐसी स्थिति नहीं है कि उसको पालना पड़े। गांधी जी ने कहा ठीक है, मिलते हैं बाद में। और फिर इसी तरह से शुरू हो गया उनका सफर हिंदुस्तान की राजनीति में। हिंदुस्तान की राजनीति में तमाम तरह के मोड़ों पर होते हुए आज मैं संक्षेप में बात करूंगा, फिर धीरे धीरे अलग अलग दिन अलग अलग विषय पर बात करूंगा, एक एक विषय लूंगा और उसके बारे में जानकारी दूंगा। जेल जाना पड़ा, निकले, और छोटे ही थे कि 1942 का आंदोलन आ गया। लोहिया वे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी के साथ कई दिन इस बात के लिए समय बिताया था कि लड़ाई को करो या मरो तक ले जाए, डू एंड डाई, डू और डाई। कई दिन के बहस के बाद गांधी जी इसके लिए राजी हुए थे।
42 के आंदोलन में आंदोलन शुरू होता उसके पहले कांग्रेस के सारे लोग गिरफ्तार हो गए। गांधी, नेहरू, पटेल, देश के सारे नेता गिरफ्तार हो गए। ये हुआ कि आंदोलन कैसे चले। लोहिया, जयप्रकाश, ये सारे लोग भूमिगत हो गए, फरार हो गए जिसे कहते हैं आज की भाषा में। लोहिया जी नेपाल चले गए, जयप्रकाश जी ने बिहार की जेल तोड़ी और वहां से निकल के नेपाल चले गए। रेडियो चलाया, अखबार छापा, पर्चे छापे और आज़ादी की मशाल को जिंदा रखा। जब गांधी जी छूटे तो उन्होंने एक बयान दिया कि 1942 में लोहिया और उनके साथियों ने जो किया है उसको हिंदुस्तान याद रखेगा, इस ऋण को हिंदुस्तान चुका नहीं सकता। उसके बाद लोहिया जी फिर गिरफ्तार हो गए और लाहौर के जेल में ले जाए गए। लोहिया जी ने खुद तो कभी नहीं कहा बाहर आके उनके साथ क्या हुआ, लेकिन जेल से निकली जो खबरें थी, क्योंकि आखिर हिंदुस्तानी ही थे अंदर भी, और जो लोग मिलने जाया करते थे, कुछ लोग जिनको इजाज़त मिल जाती थी बीच में मुलाकात की, उन्होंने देख के जो बताया, लोहिया जी के साथ ऐसा व्यवहार हुआ जैसा आतंकवादियों के साथ होता है। सोने नहीं देना, टॉर्चर करना, तरह तरह से टॉर्चर करना, असहनीय पीड़ा देना, और वो सारी पीड़ा, सारा टॉर्चर सब बर्दाश्त करने के बाद भी लोहिया जी टूटे नहीं। बाद में आगरा की जेल में ट्रांसफर कर दिए गए और फिर वहां से छूटे। उसके बाद देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद अंतरिम सरकार बनी। गांधी जी चाहते थे कि लोहिया जी सरकार में शामिल हो, मंत्री हो। एक घटना घट गई। दिल्ली में एक किसी के परिवार में एक राइफल पकड़ी गई, जिस राइफल का नाम था 303। आज भी हम लोग जानते हैं उस राइफल के बारे में। उस वक्त के अखबारों ने छाप दिया कि फला मुसलमान के घर 303 राइफल पकड़ी गई। अर्थ का अनर्थ हो गया। आज भी हम लोग देखते हैं मीडिया ऐसा काम कर रहा है, अर्थ का अनर्थ कर देता है। इस पर लोहिया जी नाराज हुए। उन्होंने गांधी जी से कहा, ये क्या करना चाहते हैं लोग, ये सूचना मंत्री क्या करना है। गांधी जी ने कहा कि आप मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं हो जाती। लोहिया जी ने कहा, पहले आप तय कर लो कि वो अच्छे कि मैं अच्छा, इत्यादि इत्यादि। उन बातों में मैं नहीं जाऊंगा। नीतियों का फर्क था। गांधी जी ने कहा ठीक, लोहिया जी ने कहा कि ठीक, हम शामिल हो सकते हैं। दो तरह की शर्तें हैं, या तो नेहरू जी सरकार में शामिल ना हो, वो पार्टी के अध्यक्ष रहे, मैं उनका महामंत्री बन जाता हूं, और सरकार के ऊपर पार्टी का अंकुश रहेगा, क्योंकि पार्टी को कोई सुरक्षा, जनता से दूरी नहीं होती, वो जनता के साथ रहेगी और पार्टी को सरकार की आलोचना करने का अधिकार होगा। इसी तरह की चीजें थी। नेहरू जी से मिलने के लिए लोहिया और जयप्रकाश जी गए। इन लोगों ने अपनी बातें रखी, बात टूट गई। ये लोग सरकार में शामिल नहीं हुए। इसके बाद फिर भी गांधी जी चाहते थे कि लोहिया, जयप्रकाश, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, ये जितने लोग थे, ये लोग कांग्रेस से अलग ना हो। वो चाहते थे अगर सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं तो पार्टी को चलाएं। गांधी जी ने लोहिया से कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कांग्रेस, सोशलिस्ट, सरकार, इन सारे मुद्दों पर कुछ फैसले लेने हैं। 24 तारीख को बात हुई, 26 को बात हुई, 28 को बात हुई, नहीं हो पाई बात। कुछ न कुछ कारण आ गए। 29 तारीख को कुछ हालात ऐसे बने कि फिर बात नहीं हो पाई। 30 जनवरी को जब लोहिया जी गांधी जी से मिलने के लिए जा रहे थे और यह तय हुआ था कि आज निश्चित तौर पर बात कर लेनी है, बापू क्या चाहते हैं, आज वो बात हो जाए, तो अचानक रास्ते में मालूम पड़ा कि बापू की हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद की पहली आतंकवादी घटना में उनकी हत्या हो गई है। सब कुछ बिखर गया। देश का सबसे बड़ा चौकीदार जमीन पर पड़ा हुआ था और देश के सत्ता में बैठे हुए लोग सामने आंसू बहा रहे थे, और उन लोगों के सत्ता में होने के बावजूद गांधी की हत्या हो गई थी। अजीब व गरीब सवाल था। लोहिया जी भी मन से बिखर गए, टूट गए।
वो कड़ी टूट गई जो जोड़ना चाहती थी, जो चाहती थी कि सोशलिस्ट मूवमेंट के लोग जो कुछ अलग तरीके से सोचते हैं वो लोग, और कांग्रेस में जो लोग सत्ता में बैठ गए वो लोग दोनों एक रहें, मिलजुल के चलाएं, तभी देश बनेगा और तभी सरकार पर कुछ अंकुश रहेगा। वो चीजें टूट गई। लोहिया जी को जब नेहरू जी अध्यक्ष हुए थे, उन्होंने विदेश विभाग का अपना प्रभारी बनाया था, सचिव बनाया था। उस लोग लोहिया जी ने विदेश की जो नीति बनाई थी और ये कहा था कि हम दोनों धुरी से दूर रहेंगे, अमेरिका और रूस, जिसको बाद में गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम दिया गया। बाद में हुआ वही। लोहिया जी ने संगठन में काम किया, जयप्रकाश जी ने काम किया, चार कृपलानी ने काम किया, ये सारे लोग संगठन में पदाधिकारी रहे पूरी आज़ादी की लड़ाई पर। आज़ादी के बाद बहुत सारे मुद्दों पर टकराव हो गया। लोहिया जी को ऐसा लगता था कि सरकार मदान्ध हो रही है, सरकार एकांगी सोचने वाली हो गई है, सरकार में लोकतंत्र के मूल्यों की कमी आती जा रही है, सरकार एक सेंट्रल पावर फोर्स होती जा रही है। लोहिया जी को इन चीजों पर ऐतराज था। वो चाहते थे कि सत्ता के ऊपर पार्टी का अंकुश हो, सत्ता जनता के लिए हो और पार्टी को सत्ता की आलोचना करने का अधिकार हो। तब लोहिया जी ने कांग्रेस के खिलाफ और नेहरू जी के खिलाफ एक लाइन लेना शुरू किया। नेहरू जी से उनकी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं थी। नेहरू जी को तो वो लोग सोशलिस्ट आंदोलन का हीरो मानते थे, आजादी की लड़ाई पर सोशलिस्टों का सबसे बड़ा नेता। नेहरू जी जन नेता थे। जब लोहिया जी उनके खिलाफ लाइन ली तो उन्होंने कहा कि यह देश एक मूर्ति पूजक देश है और नेहरू एक खूबसूरत मूर्ति है। और इस देश की एक परंपरा और है कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, इसलिए मैं नेहरू की मूर्ति को खंडित कर देना चाहता हूं, यह देश उनको पूजना बंद कर दे। तब उन्होंने नेहरू के खिलाफ टकराना शुरू किया, उनके खिलाफ चुनाव लड़े। उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि मैं पहाड़ से टकरा रहा हूं, मैं इसको गिरा नहीं सकता, लेकिन मैं इसमें दरार तो पैदा कर सकता हूं कि आने वाले समय में कोई इसको गिरा देगा। आखिरी चुनाव में नेहरू जी से बहुत कम वोट से हारे थे लोहिया। उपचुनाव आ गया, लोहिया जी चुनाव जीत करके संसद पहुंच गए। आश्चर्य की बात है कि 1964 से पहले सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था। लोहिया जी ने पहली बार केंद्र की सरकार के खिलाफ, नेहरू की सरकार के खिलाफ, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा। वो पहला अविश्वास प्रस्ताव था सन 64 के बाद। उसके पहले कोई विपक्ष नाम की चीज नहीं थी। उसके पहले सारे नेता अंग्रेजी में बोलते थे। लोहिया जी जो विदेश में पढ़े लिखे थे, उन्होंने हिंदी अपनाया, हिंदी में बोलना शुरू किया। उन्होंने नेहरू जी के सामने एक दिन दाम बांधो नीति और खर्चे को कम करोगे नीति पर बहस की। उस बहस में उन्होंने कहा कि मान्यवर, आप कहते हो कि इस देश की आमदनी, लोगों की आमदनी ज्यादा है, वित्त मंत्री कहते कि 15 आना है, पर मेरा कहना है कि इस देश के लोगों की आमदनी 3 आना प्रतिदिन है। और एक तरफ देश के लोगों की आमदनी 3 आना प्रतिदिन है और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री पर रोज इतना बड़ा पैसा खर्च होता है, इसलिए खर्चों में कटौती होनी चाहिए। जब तक एक एक की आंसू न पहुंच दिए जाए, जब तक सभी की फटी हुई विवाहियां भर न जाए, जब तक हर घर का अंधेरा दूर न हो जाए, जब तक हर गरीब की गरीबी दूर न हो जाए, जब तक ऊंच नीच की खाई न पड़ जाए, यह स्थिति बर्दाश्त नहीं की जा सकती। नेहरू जी ने कहा कि आपके आंकड़े गलत हैं। सदन में बहस हो रही थी। नेहरू जी ने कहा मेरे पास कुछ कागज हैं, आपके आंकड़े गलत हैं। लोहिया जी ने पूछा कागज किसका है? नेहरू जी ने कहा कि एक अर्थशास्त्री का है।
लोहिया जी ने कहा कि शाम को उस अर्थशास्त्री को दोबारा बुलाइएगा तो आप पछताएंगे। नेहरू जी ने उस अर्थशास्त्री को बुलाया, संभवतः पंत नाम था, मुझे नाम याद नहीं। जब बात की तो मालूम पड़ा कि लोहिया जी जो कह रहे थे वो ठीक था। उसके पहले नेहरू जी का कहना यह था कि लोहिया दरअसल व्यक्ति की आमदनी को परिवार की आमदनी मान रहे हैं, परिवार की आमदनी ज्यादा है। खैर, नेहरू जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो 3 आना बनाम 15 आना की बहस, बहुत चर्चित बहस हुई और एक मील का पत्थर साबित हुई। लोहिया जी ने खर्चे कम करो का अभियान किया। ये सभी को खर्चे कम करने चाहिए। जब एक तरफ लोगों के पेट में एक टाइम का भी पूरा भोजन नहीं जा रहा, दूसरी तरफ अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं, इसकी कटौती होनी चाहिए। उसका उन्होंने एक प्रारूप पेश किया। लोहिया जी ने दाम बांधो की एक नीति बनाने का आह्वान किया कि दाम बांधना चाहिए कि कितना अधिकतम दाम कितना होगा। उत्पादन का मूल्य और बिक्री का मूल्य, उसमें 1 और 10 से ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, 1 और 1.5 गुने से ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। और देश में एक आदमी की आमदनी और दूसरी आमदनी में 1 और 10 गुने से ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। लोहिया जी ने इस तरह की बहसें की। कुल 3-3.5 साल लोहिया संसद में रहे, दोनों बार मिलाकर के। 67 में निधन ही हो गया, लेकिन 3 साल में उन्होंने इतने सवाल उठा दिए, इतनी बहस कर दी कि भारत की संसद को 16 खंडों में उनका संसद में लोहिया छापना पड़ा। इतना ज़्यादा हो गया। और पहली बार बताया, जैसा मैंने, कि अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ सरकार के खिलाफ। ये थी लोहिया की शख्सियत। सिर्फ 2 धोती कुर्ते, जेब में कुछ नहीं। किसी ने कुछ, धोती कुर्ते भी लोग दे जाते थे, कपड़े लोग दे जाते थे, लोग मदद कर देते थे तो चल देते थे, वरना खाली पे हाथ चल देते थे। कोई मदद कर ही देगा, और लोग मदद कर भी देते थे। कुछ भी अपना नहीं, कोई घर अपना नहीं, परिवार अपना नहीं, सारा देश अपना परिवार था। देश के लिए सोचना। और गांधी के बाद लोहिया दूसरे व्यक्ति हुए इस देश में, तीसरा नहीं हुआ। अमेरिका में अगर कालों के ऊपर जुल्म हुआ तो लोहिया पहुंच गए और वहां गिरफ्तार हो गए, और अमेरिका के राष्ट्रपति को बाद में खेद व्यक्त करना पड़ा। दुनिया में जहां कहीं भी मानवता पर कोई हमला हुआ, लोहिया उसके खिलाफ खड़े हो गए। हिंदुस्तान में खड़े होते ही थे, लेकिन दुनिया में भी खड़े हुए। दुनिया में तमाम देशों में उनको बुलाया जाता था लेक्चर देने के लिए, इतने पॉपुलर थे लोहिया। लेकिन लोहिया ने ही लिखा है कि जो जीत जाता है वो सत्य हो जाता है, जो हार जाता है वो असत्य हो जाता है। जीता हुआ राम हो जाता है और हारा हुआ रावण हो जाता है। इतिहास जीते हुए लोगों का लिखा जाता है, इतिहास सत्तासीन लोगों का लिखा जाता है। चूंकि लोहिया ने सत्ता स्वीकार नहीं की, इसलिए उनका इतिहास नहीं लिखा गया, लेकिन इतिहास लिखा गया है। तभी तो मैं बोल रहा हूं। मैं तो लोहिया केवल झलक देखी है, जब वो आगरा की जेल में बंद थे और खुली जीप में ले जाए जाते थे, कचहरी में हमारे घर के सामने होते हुए कचहरी में उनको पेश किया जाता था। लिखा गया है। लेकिन जिस पैमाने पर देश के लोगों को मालूम होना चाहिए उनके योगदान के बारे में, उनके विचारों के बारे में, वो पता नहीं है। इसीलिए मैंने फैसला किया कि लोहिया जी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके, बहुत लंबा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मैं लाइव करूंगा। लोहिया के बारे में, कभी गांधी के बारे में, कभी जयप्रकाश के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में। एक खास विचारधारा लगातार ये कहती है कि गांधी ने देश का बंटवारा कर दिया। लोहिया ने लिखा है कि गांधी देश के बंटवारे के खिलाफ थे। लोहिया झूठ क्यों बोलेंगे? बंटवारे का पहला प्रस्ताव तो सावरकर लाए थे, और उसके बाद जनसंघ के संस्थापक लाए थे। उसी को जिन्ना ने स्वीकार कर लिया। बाकी लोग तो नहीं चाहते थे देश का बंटवारा हो और धर्म के आधार पर बंटवारा हो। हां, लोहिया ये मानते हैं कि मैं मुखर विरोध नहीं कर सका उस समय, उस गलती को स्वीकार करते हैं।
अगर गांधी जी से लोहिया की मुलाकात हो गई होती, जैसा कि गांधी जी चाहते थे कि सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट लोग, कांग्रेस के लोग, सरकार के लोग एक रहें, अगर लोहिया सरकार में शामिल नहीं होना चाहते तो पार्टी चलाएं, तो पता नहीं देश की हालत कुछ और होती, क्योंकि लोहिया पार्टी का सरकार पर अंकुश चाहते थे। तब देश के फैसले शायद कुछ और होते। लोहिया गरीबी से निजात चाहते थे, वो समता और संपन्नता चाहते थे, वो सभी तरह की जो गैर बराबरी है उससे मुक्ति चाहते थे, केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में चाहते थे। उनके दो सिद्धांत, चौखंबा राज और सप्त क्रांति, अपने आप में बहुत बड़े दस्तावेज हैं। चौखंबा राज में वो चाहते थे कि सरकार में ताकत केंद्रीकृत न रहे, सारी ताकत केंद्र के पास ना हो, सिर्फ जो जरूरी मामले हैं राष्ट्रीय स्तर पर वो केंद्र के पास हो, उसके बाद के मामले प्रदेश के पास हो, जिले के मामले सिर्फ जिले के पास हो, और गांव के अपने फैसले गांव के पास हो। इसका नाम दिया उन्होंने चौखंबा राज। ठीक है, राजीव गांधी ने बाद में यह संशोधन किया। आज चुनाव गांव से लेकर जिले तक हर जगह होता है, कंपलसरी है। वो कितना प्रभावी हो पाया नहीं हो पाया अलग बात है, क्योंकि ट्रांजिशनल फेज होता है, हर चीज का समय लगता है उसको परिपक्व होने में। लेकिन हुआ वही जो लोहिया जी चाहते थे। आजादी के बाद लोहिया जी चाहते थे कि राजाओं का प्रिवी पर्स खत्म हो जाए, किसी को भी विशेष सुविधाएं जो मिलती हैं वो खत्म हो जाए। हुआ, बाद में हुआ। वो राष्ट्रीयकरण चाहते थे कुछ चीजों का, हुआ, बाद में हुआ। लोहिया जी ने, किसी का ध्यान नहीं था कि गोवा अलग है, पुर्तगाल के कब्जे में है। लोहिया जी गोवा चले गए, गिरफ्तार हो गए, और गांधी जी ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ वायसराय को पत्र लिखा। लोहिया जी को छोड़ना पड़ा, लेकिन लोहिया और मधुलिमय के कारण गोवा आजाद भी हुआ और भारत का अंग भी हो गया। इसी तरह से नेपाल में जो लोकतंत्र की ज्वाला धधकी, वो लोहिया के कारण धधकी, और नेपाल के पहले प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि नेपाल लोहिया का ऋणी रहेगा। आज नेपाल में अगर लोकतंत्र है, लोहिया के कारण है। मणिपुर इत्यादि को देश से मिलाना, उससे जोड़ना, ये लोहिया की अपनी कल्पना थी और उन्होंने उसके लिए काम किया। लोहिया ने चेतावनी दी थी तिब्बत के बारे में, देश नहीं चेता, और तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया। देश की 1 लाख वर्ग मील जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। लोहिया ने कहा हिमालय बचाओ, लोहिया ने कहा चीन से सावधान रहो, ये धोखा देगा। सरकार नहीं समझ पाई, और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए चीन ने पीठ में छुरा मार दिया, और 1 लाख वर्ग मील जमीन भारत की चीन ने कब्जा कर लिया। तो वो थे डॉक्टर लोहिया। तिब्बत के बारे में जो कहा वो सच हुआ, हिमालय के बारे में जो कहा वो सच हुआ, चीन के बारे में जो कहा वो सच हुआ। डॉक्टर लोहिया ने कहा यह बंटवारा गलत है और ठीक नहीं किसी भी हालत में, और पूर्वी बंगाल जो है, जो बांग्लादेश जो बना, वो और पाकिस्तान तो कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। बांग्लादेश के लोग दुर्गा की पूजा करते हैं, बहादुर लोग हैं, वो पाकिस्तान की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल ही अलग हो जाएंगे, और आपने देखा कि बांग्लादेश अलग हो गया। लोहिया ने कहा कि भारत पाक का महासंघ बनना चाहिए, हिमालयी जितने देश हैं उनको ताकत देनी चाहिए, और उनको ताकत देकर उसका भी एक संघ बनना चाहिए। उनको अगर ताकत दी जाएगी तो चीन आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहां के लोगों को मजबूत करो। लेकिन उन्होंने आगे ये कहा कि एक दिन पाकिस्तान से पंजाब और सिंध भी टूटेगा, और जिस दिन पंजाब और सिंध भी टूट जाएगा उसके बाद भारत पाक संघ की शुरुआत होगी। तो लोहिया का मानना यह था कि लड़ाई क्यों, भाई भाई है। अगर जर्मनी एक हो सकता है तो हम क्यों नहीं। उन्होंने कहा अमेरिका में कत्लेआम हुआ गोरे कालों के बीच में, लेकिन अंत में भाई भाई बनके ही तो रह रहे हैं। कब तक अलग रहेंगे?
उनका मानना था कि दुनिया में विश्व सरकार होनी चाहिए और भारत पाक और अगल बगल के जो देश हैं इनके बीच में ढीला ढाला महासंघ होना चाहिए और बिना पासपोर्ट के सो लोग एक देश से दूसरे देश में जाने के लोगों को आज़ादी होनी चाहिए। शायद उनका मानना यह था कि फौज पर, हथियारों पर पैसा क्यों खर्च हो। सप्त क्रांति लोहिया का एक बहुत बड़ा सपना है। तमाम तरह की गैर बराबरी के खिलाफ उनकी लड़ाई, स्त्री औरत, रंग भेद के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, जात के आधार पर, गरीब अमीर के आधार पर, मजबूत देश और कमजोर देश के आधार पर, इंसान की जिंदगी में सत्ता की और लोगों की हस्तक्षेप के खिलाफ और दुनिया में बढ़ते हुए हथियारों के खिलाफ उन्होंने 7 क्रांतियों की कल्पना की थी। उनकी 7 क्रांतियों का मकसद ये था कि कोई किसी पर हावी ना हो। उनकी 7 क्रांतियों में कहना यह था कि कोई किसी का शोषण न करे। उनका कहना था कि सब लोग बराबर हों। उनका सोचना यह था कि फौज पर पैसे क्यों खर्च हों, लड़ाई पर पैसे क्यों खर्च हों। ये पैसे इंसान की बहबूदी पर खर्च हों, इंसान की खुशहाली पर खर्च हों। ये पैसे गरीबी खत्म करने पर खर्च हों, ये पैसे बेरोजगारी खत्म करने पर खर्च हों। वो गरीबी के खिलाफ थे, वो किसी भी तरह की गैर बराबरी के खिलाफ थे, वो जातवाद के खिलाफ थे। उन्होंने जात तोड़ो अभियान चलाया। बहुत लोगों ने अपने नाम के आगे से जात हटा दी। उसके बाद एक ऐसा दौर आया कि स्कूल और कॉलेजों से जो जात के नाम लगे थे वो हटा दिए गए। तो लोहिया एक व्यापक दृष्टि के नेता थे। लोहिया एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचार थे। लोहिया एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। लोहिया एक महान विचारक थे। लोहिया एक महान अर्थशास्त्री थे। लोहिया एक महान राजनीति शास्त्री थे। लोहिया एक महान समाज शास्त्री थे और लोहिया एक महान सुधारक थे। बहुत कुछ बोलना चाहता हूं उनके बारे में। लोहिया ने रामायण मेला लगाया। बहुत सारी बातें विवादास्पद भी हो जाएंगी। लोहिया ने कहा कि बाबर इस देश पर आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी था, लेकिन अकबर इस देश की संतान था। शेर शाह सूरी इस देश की संतान था। तमाम लोगों का जिक्र किया उन्होंने, कौन विदेशी और कौन स्वदेशी। उन्होंने कॉमन सिविल लॉ के बारे में बात किया, जिसका इस्तेमाल उनके खिलाफ जनसंघ के लोगों ने किया 1967 के चुनाव में और सांप्रदायिकता फैलाने में कि लोहिया जी केवल 500 वोट से चुनाव जीत पाए, दूसरा चुनाव अपना। वो बुर्का प्रथा के भी खिलाफ थे, क्योंकि औरत को वो ताकत देना चाहते थे, आजादी देना चाहते थे। वो कहते थे कि मैं इस देश में द्रौपदी की कल्पना करता हूं। उन्होंने कहा कि द्रौपदी इस देश की औरतों को और तमाम औरतों को द्रौपदी जैसा शौर्यवान होना चाहिए। उनका कहना था कि सीता को गुस्सा तब आया जब उसने अग्नि परीक्षा दी, लेकिन द्रौपदी का जब पहली बार चीर हरण हुआ, उसने वही संकल्प ले लिया और चेतावनी दे दी इसका बदला लेने की। औरत के ऊपर जब पहला हमला हो, तभी अगर वो तन के खड़ी हो जाए तो औरत की अस्मिता पर कोई हमला नहीं कर सकता। वो थे डॉक्टर लोहिया। उन्होंने एक किताब लिखी है कृष्ण के बारे में, केवल 16 पेज की किताब है। उसके बारे में अलग से मैं अकेला उसी के बारे में बात करूंगा। उस किताब के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो बहुत बड़े देश के साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने कहा कि लोहिया को एक बड़ा साहित्यकार सिद्ध करने के लिए वह 16 पेज की किताब ही काफ़ी है जो कृष्ण के बारे में लिखी है। एक उन्होंने किताब लिखी राम, कृष्ण और शिव, उसके बारे में भी अलग से बात करूंगा मैं। विभिन्न विषयों पर मैं चाहता हूं कि लोहिया के बारे में एक सीरीज चलाऊं, रोज नहीं, कभी कभी 10 दिन में, 15 दिन में तैयारी के साथ, और अलग अलग विषयों पर देश के लोगों को बताने की कोशिश करूं कि क्या थे डॉक्टर लोहिया, और फिर बताऊंगा कि क्या थे राजनारायण। अन्य लोगों के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन जिन लोगों से मैं जुड़ा हूं, मेरा कर्तव्य है कि उनके बारे में तो सबसे पहले बात करूं। और देश में अगर कोई गलतफहमियां हैं, लोहिया के बारे में यह सिद्ध करने की कोशिश की गई अंग्रेजी दानों द्वारा कि वो अंग्रेजी के विरोधी थे, वो नेहरू के विरोधी थे, गैर कांग्रेसवाद
कुछ लोगों ने नेहरू के विरोध से जोड़ दिया, जबकि वो सैद्धांतिक विरोध था। लोगों ने उतने तक सीमित कर दिया। राजनारायण के बारे में लोगों ने धारणा बना दी कि वो तो केवल धरना प्रदर्शन बस यही थे, जबकि राजनारायण जी के अगर भाषण पढ़े जाएं, जो उन्होंने नेता विरोधी दल के रूप में यूपी की विधानसभा में दिए हैं, जो संसद में दिए हैं, जो जगह जगह दिए हैं, तो पता लगेगा वो आदमी कितना बड़ा विद्वान था, कितना ज्ञान था उस आदमी को, कितनी परख थी उस आदमी को। जो उन्होंने कोटेशन दिए तमाम, उनके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ये मेरा पहला लाइव था, उनके बारे में जानकारी देने का जो शुरुआत थी। और आज मैं इतने पर ही अपनी बात ख़त्म करूंगा कि लोहिया केवल कांग्रेस विरोधी नहीं थे, नेहरू विरोधी नहीं थे, अंग्रेजी विरोधी नहीं थे। लोहिया गरीब के समर्थक थे, देश के समर्थक थे, राष्ट्र के समर्थक थे, राष्ट्रभक्त थे, स्वदेशी भाषा के भक्त थे। लोहिया एक सच्चे इंसान थे, लोहिया एक सिद्धांतवादी इंसान थे, लोहिया एक त्याग पुरुष थे। इंतजार करिए मेरे अगले लाइव का, जब मैं लोहिया जी के किसी और एक विषय पर, सिर्फ एक विषय पर बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।